गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज ऑडिट का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का आया था। आई वुड से स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर पेपर ही था। टोटल 20 पेजेस का पेपर था। मैं आप लोगों के साथ अभी वेटेज एनालिसिस कर रहा हूँ और सारे एमसीक्यू के सॉल्यूशंस बताऊंगा, सारे प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक है, ताकि कोई मतलब इसमें दिक्कत नहीं हो तुम लोगों को। सबसे पहले वेटेज एनालिसिस बता देता हूँ, वो तो 2 मिनट का काम है। मैंने एग्जाम के जस्ट पहले भी एबीसी वेटेज बताया था। तो ये रहे आपके वो 11 चैप्टर्स जिससे अलग अलग स्टैंडर्ड्स है। मैंने पूरा प्लॉट भी किया है, डिस्क्रिप्टिव से कितने मार्क का आया, एमसीक्यू से कितने मार्क का आया, टोटल कितने मार्क का आया। पेपर 118 मार्क का था, क्योंकि 5 मार्क के बदले 4 मार्क में ऑप्शन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 6C में, तो इसलिए 118 मार्क का पेपर था। मैंने जो आपको एबीसी एनालिसिस बताया था, अभी आप खुद अपने आँख के सामने देख लो। ए कैटेगरी में ये चैप्टर्स थे, इनका वेटेज था 40 to 58 और आया कितना है 58 मार्क का। कैटेगरी बी में 3 चैप्टर्स थे, 10 स्टैंडर्ड्स थे, इनसे रेंज था 28 से 44 का, इसमें भी अपर साइड में आया 41। तो सिर्फ ए और बी अगर मैं जोड़ दूं तो 99 मार्क का आया है। सिर्फ ए और बी को जोड़ दूं तो 99 मार्क का आया, और बचे हुए 2 चैप्टर से 19 मार्क का आया है, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 118 मार्क का पेपर। तो ये था सर एबीसी एनालिसिस। तो सबसे पहले तो ये बता दिया आप लोग को कि देख लीजिए किस किस चैप्टर से कितने मार्क का आया है, तो एक पता चल जाए कि हम लोग का एबीसी एनालिसिस कितना सटीक था। अब मैं आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव के तो लंबे लंबे डिस्क्रिप्टिव अराउंड 11 पेज का है और एमसीक्यू 9 पेज का है। तो एमसीक्यू सॉल्यूशंस उसी को लेके स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी होती है कि एक बार देख लेंगे सर 30 में से कितना मिलेगा, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एवरीथिंग वाज कवर्ड इन द क्लास, पूरा एग्जॉस्टिवली हम लोगों ने इंट्रो ऑडिट का बैच पढ़ाया था। मुझको इतना दुख होता है कई बार कि मैं इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ और फिर मुझे ये सुनने को मिलता है कि अरे ये आदमी तो पागल है, इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों पढ़ाता है, हमें तो शॉर्ट में करना है, छोटी सी बुक तो जल्दी से कराओ, ख़त्म करो। आपको पेपर देके पता चला होगा कि छोटी बुक से कितना बड़ा डेंजर होगा। एक एक टॉपिक ऐसे ऐसे घुस घुस के इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब इतनी मेहनत के बावजूद एक इंसान मेहनत कर रहा है और फिर भी स्टूडेंट लोग मेहनत को बोल रहे हैं कि ये तो मेहनत ही गलत है। तो अभी आप देखो, आपने अगर पेपर दिया तो आपको पता होगा किस लेवल का पेपर आया इस बार। ये रहे केस सिनेरियो 1। ये सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है ना, प्रोडक्शन सिस्टम्स आर प्रोसेस टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर नंबर 3 में जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं, 4 होते हैं। उसको याद करने का निमोनी भी बताया था, डापा, तो उसका आंसर है डी, डेटा सेंटर वाला, ठीक है। ये वाला यहाँ पर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप चेक करने के लिए ऐसे 550 चैप्टर 4 में आता है। लंबी लिस्ट होती है 13-14 पॉइंट्स की, उसमें ये 3 प्रोसीजर तो है, ये वाला प्रोसीजर नहीं है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स वाला, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने ये चेक करना है कि बोरोइंग का जो क्लेम है वैलिड है कि नहीं, मतलब कौन सा असर्शन, एग्जिस्टेंस असर्शन। अब 4 प्रोसीजर दिए हैं, उसमें से 3 प्रोसीजर जो है वो कंप्लीटनेस वैल्यूएशन के, सिर्फ एक प्रोसीजर एग्जिस्टेंस का है, तो वही सही है। ये एकदम सिंपल है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को लेके एनालिसिस करना है, ये भी चैप्टर 5 का कंजम्पशन एनालिसिस, ठीक है। तो तुम लोग के बुक में ऑब्वियसली एमसीक्यू का नंबर ऑप्शंस उल्टा पुल्टा होगा, तो देख लो एक बार संभल के। विच ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म बाय CAF रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ कंसर्न अबाउट बोरोइंग, तो उसको बोरोइंग्स में कौन सा असर्शन चेक करना था, एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस के लिए जो सही प्रोसीजर है वो है प्रोसीजर नंबर 3, क्योंकि बाकी 3 प्रोसीजर कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन पे थे, तो प्रोसीजर नंबर 3 एग्जिस्टेंस वाला वो सही था, खाली वो एग्जिस्टेंस के लिए होता है। देख लो, रिव्यूड बोर्ड मिनट्स, तो अगर तुमने रिव्यूड बोर्ड मिनट्स वाले को ऑप्शन में लिया है तो तुम सही हो, ओके। नेक्स्ट, CAZ ने जो 4 प्रोसीजर सजेस्ट किए थे चेक करने के लिए, उसमें से बताइए कौन सा गड़बड़ है। रिलेटेड पार्टी वाला ये जो बताया था ना मैंने, प्रोसीजर नंबर 3 इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द एंटिटी, ये गलत प्रोसीजर है, तो यही आंसर है, ठीक है। नो, सजेशन 3 इज नॉट करेक्ट। फिर वो एनालिसिस कौन सा था, कंजम्पशन एनालिसिस, दैट इज क्वाइट इजी। फिर वो जनरल आईटी कंट्रोल्स जो था, डापा, डेटा सेंटर आंसर है उसका, ठीक है। प्रोडक्शन सिस्टम्स मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो ये है पहले वाले। ये 4 एमसीक्यू में 2 चैप्टर 5 से हैं, एक चैप्टर 3 से और एक चैप्टर 4 से, मतलब ये पूरा वॉल्यूम 1 पे बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये केस सिनेरियो में 4 इशू है, ये पूरा बैंक ऑडिट पे बना है। बैंक ऑडिट पे कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं था, बैंक ऑडिट पे 8 मार्क का 2-2 मार्क करके 4 एमसीक्यू यही था बैंक ऑडिट पे, ओके। सबसे पहले यहाँ पर कंसोर्टियम एडवांस के केस में लीड बैंक क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है, हर इंडिविजुअल मेंबर बैंक को अपने रिकवरी रिकॉर्ड पे एनपीए रिकॉर्ड करना चाहिए। तो बैंक ने जो ट्रीटमेंट किया है गलत किया है, चारों बैंक ऑडिट किए हैं।
सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस पे एनपीए रिकॉग्नाइज नहीं करते, प्रोविजन नहीं बनाते, पर इनकम रिकॉग्निशन उसमें एग्जेम्पशन नहीं है, तो वो आंसर होगा। थर्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गिरवी कर दिया। जनरली कैश क्रेडिट के लिए ना स्टॉक डेटर्स गिरवी होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता, पर हो गया तो ठीक है, हम बहस नहीं करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी करना दैट्स कॉल्ड मॉर्गेज। और 5 करोड़ से नीचे का कैश क्रेडिट है, 5 करोड़ के ऊपर होता है तो स्टॉक आउट मैंडेटरी होता है, 5 करोड़ के नीचे स्टॉक आउट मैंडेटरी नहीं है। थर्ड इशू, 300 लाख का लिमिट था, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी हैज फॉलन डाउन टू 25 lakhs विच इज लेस देन 10%। 300 का 10% 30 होता है, उसकी भी नीचे चला गया है 8.3%, तो उसको स्ट्रेट अवे लॉस असेट क्लासिफाई करना है। ये देख लो, तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं यहाँ पर ये पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस में कौन सा ऑप्शन सही है, तो तुम बोलोगे ये तो सही है कि एनपीए नहीं मानते, प्रोविजनिंग नहीं करते, पर इनकम रिकॉग्निशन को लेके कोई एग्जम्पशन नहीं है। दूसरा, वेयर हाउस को गिरवी रखना, ये क्या माना जाएगा? मॉर्गेज, पहली बात। दूसरी बात है, क्या स्टॉक ऑडिट कराना है क्या? तो बोला 5 करोड़ के नीचे 4.5 करोड़, तो स्टॉक ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, तो आंसर है मॉर्गेज एंड स्टॉक ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट, वो जो वैल्यू ऑफ द सिक्योर सैंक्शन लिमिट 300 लाख का है, जबकि रियलाइजेबल वैल्यू बैंक मैनेजर ने देखा कि मात्र 25 लाख है लैंड की वैल्यू, तो वो तो 10% से भी कम है, स्ट्रेट अवे लॉस असेट। तो बाकी सारे आंसर ऑप्शन बेकार है, स्ट्रेट अवे आंसर है लॉस असेट। मैंने अपने बुक के पेज नंबर रेफरेंस तक डाले हैं कि तुम देख सको। मेरे बुक में मतलब वो आईसीए के मैथ से ही बना है, तो उसमें भी सेम डिट्टो होगा ही। ओके, क्लासिफिकेशन, वो लीड बैंक ने तो बोला कि एनपीए मत मानो, लीड बैंक का नहीं सुनते हम लोग, इंडिविजुअल मेंबर बैंक अपना रिकवरी रिकॉर्ड देखते हैं, तो आंसर ये वाला है कि क्लासिफिकेशन गलत है। ठीक है, ये थे बैंक ऑडिट के 4 क्वेश्चन, 8 मार्क्स। तो 8 मार्क वॉल्यूम 1 से आया, चैप्टर 3, 4, 5, फिर चैप्टर 8 से 8 मार्क का आ गया एमसीक्यू। अब ये कुछ खुदरे खुदरे क्वेश्चन है। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है 5.40, इनटैंजिबल एसेट एक्टिव यूज में नहीं है, तो सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन बेस्ट है बिकॉज उसमें ए और बी को मिक्स करके लिखा है, तो वो ज्यादा बढ़िया है ना। ए सही है, बी सही है, सी तो गलत है, ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी का कॉम्बो है डी, तो डी बेस्ट है, तो डी इज द आंसर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर, ये 10 नंबर क्वेश्चन, ये चैप्टर 7 ऐसे 570 और चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 701 को मिक्स करके है। हम लोग ऐसे 701 कैम के अंदर पढ़ते हैं कि कैम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ मुर्गा। यहाँ पर मटेरियल अनसर्टेनिटी टू गोइंग कंसर्न है, तो आपको मुर्गा देना पड़ेगा, आपको कैम देना नहीं पड़ेगा। मुर्गा इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैम, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत है। यहाँ कैम का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुर्गा आंसर होगा। मुर्गा मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये वाला आंसर। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन कैम वाले वो गलत है, वो नहीं होंगे। कैम में साफ लिखा हुआ है ऐसे 701 चैप्टर नंबर 8 में, कैम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ मुर्गा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, ये एलएलपी के ऊपर था, ये बहुत ईजी था, ये सबको कर लेंगे। बाकी स्टेटमेंट सब सही है, ये गलत है। एलएलपी का जो एनुअल रिटर्न जमा होता है वो 60 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल जमा होता है, 30 डेज नहीं होता, तो यही रॉन्ग है, यही सही आंसर है, मतलब ऑप्शन यही है। फिर 11 तक हो गए, फिर एक लंबा कहानी वाला एमसीक्यू हमारे सामने फिर से लौट के आ गया। ये जो आप देखते हो, अब आप बोलोगे ना, मतलब क्या बोलूँ, मतलब दुखी हो जाता हूँ इतने, ये पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन ऐसा ही चैप्टर 2 में आईसीआई ने किताब में डाल रखा है, मैंने अपनी किताब में डाल रखा है, पेज 2.18 में पढ़ा रखा है। इसका नाम है सैंपल ऑडिट प्रोग्राम। क्वेश्चन था कि ये जो एक्सट्रैक्ट आप देख रहे हो, बताइए ये क्या है? ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लान, ये वो, ये ऑडिट प्रोग्राम है। ठीक है, ये यहाँ पर नेक्स्ट, ये तो इजी है, ये चैप्टर 1 से स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में 1, 2 और 4 इंक्लूडेड होता है, 3rd इंक्लूडेड नहीं होता, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते प्रिपेयर करने के लिए एफएस, तो दैट वाज क्वाइट इजी, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर एंगेजमेंट लेटर बार बार कब बनता है, उसके कुछ केसेस होते हैं, चैप्टर 11 में आएगा ऐसे 210 में, तो 4 ऑप्शन में से एक गलत ऑप्शन था, वो दिखा दूंगा मैं। फिर ये वाला है सब्सीक्वेंट इवेंट्स को लेकर, ऐसे 560 को लेकर कौन से प्रोसीजर सही है? ऐसे 560 पेज नंबर 7.5, ये 3 प्रोसीजर एकदम सही है, खाली ये गलत है। रीड द मिनट्स अप टू 31 मार्च, अरे सब्सीक्वेंट इवेंट के लिए आफ्टर 31 मार्च वाला चेक करना पड़ता है मिनट्स, उस 31 मार्च तक का मिनट्स नहीं होता, तो ये गलत आंसर यही होगा। अब उसी बेसिस पे ऑप्शंस हैं। एंगेजमेंट लेटर के अंदर कौन सी बात गलत थी? एंगेजमेंट लेटर के अंदर स्टेटमेंट 3 गलत था, क्योंकि आवर स्कोप ऑफ ऑडिट डज नॉट इंक्लूड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू प्रिपेयर एफएस, तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट जो हम लोग देखे थे वो किस चीज का हिस्सा है? ऑडिट प्रोग्राम का। ठीक है, राहुल ने कौन सा प्रोजेक्ट 560 का गलत किया? वही कि रीड द मिनट्स अप टू 31 मार्च, बल्कि आफ्टर होता है, तो वो चौथा प्रोजेक्ट वो गलत था। विच ऑफ देम इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन?
पार्टनर ने जब अपने ऑडिट टीम मेंबर को समझाया होगा कि कब कब एंगेजमेंट लेटर रिवाइज होता है, तो उसमें से कौन कौन से केसेस होते हैं और कौन से नहीं होते। नंबर ए, बी और डी तो होता है चेंज चेंज चेंज, ये नहीं होता। सी, रिप्लेसमेंट ऑफ सी ए के बाई सी ए पी, ये नहीं होता। तो यही आंसर है हम लोगों का। ओके, तो ये थे सर सारे के सारे MCQ के सॉल्यूशंस। ठीक है, 9 पेजेस। आज आप लोग मतलब तुम्हें से कितने जन होते हो जो अप्रिशिएट भी करते हो, पर कुछ कुछ जो मतलब वो करते हैं ना, उससे तकलीफ भी बहुत होती है। आज संडे का दिन है, मैं पूरे दिन मतलब अपनी क्लासेस रेगुलर बैच को ऑफ करता हूँ कि भाई मुझे सपोर्ट करना स्टूडेंट को। मैं बैठा रहता हूँ सेंटर पे, इस टाइम पे मैं आपको पेपर कलेक्ट कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ कि भाई जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हैं वो एक बार चेक कर लें कि MCQ का कैसा रहा, ABC एनालिसिस कितना सही रहा। तो बहुत सारे स्टूडेंट तारीफ भी करते हैं और उनको मैं हमेशा रिप्लाई बैक भी करता हूँ, हमेशा उनको उनके कमेंट को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। ऑल द बेस्ट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ट्यूसडे को आप लोगों का आखिरी पेपर है, पेपर नंबर 6 FMSM का एग्जाम है। आई टीच स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी जबरदस्त ABC एनालिसिस मैंने बना लिया है। ठीक है, वो ABC एनालिसिस भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। ओके, तो आज के दिन तो मैं आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आज आप पढ़ो। कल मॉर्निंग मैं आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी ABC एनालिसिस बता दूंगा। 6 घंटे का मैराथन है ABC एनालिसिस का मेरा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पूरा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट FMSM में SM इज लाइक वेरी वेरी ईजी टू क्रैक कंपेयर टू FM। SM में 5 चैप्टर्स हैं, तो उन 5 चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका पूरा मैराथन, टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो 6.5 घंटे में पूरा एग्जॉस्टिव मैराथन है। वो देख लोगे, पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खोपड़ी में लोड हो जाएगा। ओके, तो आई शेयर द लिंक्स ऑन टेलीग्राम ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।